हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 10 हमारा कंटिन्यू था। चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यू था। उसमें हमने लास्ट में देखा था कि रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस जब रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं तब उनकी बॉडी में क्या होता है वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि जब बेबी मम्मी के टमी में होता है तभी पता चल जाता है कि वो बॉय है या गर्ल है, तो वो कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है, और किसी का बेबी बॉय होता है तो किसी का बेबी गर्ल होता है, क्यों ऐसा अलग अलग होता है, सबके सेम क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, किसी का बॉय किसी का गर्ल ऐसा क्यों होता है, ये किस वजह से होता है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। बॉय और गर्ल। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट is the instruction for determining the sex of the baby. ठीक है, inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. हमने चैप्टर नंबर 9 में देखा था, ठीक है, कि फादर का टेस्टोस्टेरोन मतलब कि स्पर्म, ठीक है, और मदर का ओवा दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो वो जाइगोट से पता चलता है कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। ठीक है, उससे बेबी का सेक्स पता चलता है। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, फर्टिलाइज्ड जो एग होता है मतलब कि ओवा और स्पर्म मिलने के बाद दोनों मिक्स हो गए तो फर्टिलाइज हो गया। तो ये फर्टिलाइज्ड जो एग बनता है वो एग के अंदर थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम्स की वजह से पता चलता है। ठीक है, हमने जब सेल वाला चैप्टर नंबर 8 देखा तब हमने देखा था कि सेल का अंदर का भाग न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, वो क्रोमोसोम से पता चलता है कि बेबी बॉय है या तो गर्ल है। ठीक है, तो जाइगोट भी एक सेल ही है, वो सेल के अंदर थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होंगे, उसे क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। वो क्रोमोसोम्स की मदद से पता चलता है कि बॉय है या गर्ल है, बेबी का सेक्स पता चलता है। ठीक है, नाउ रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। अभी मैंने बोला, ठीक है, कि चैप्टर 8 जब सेल हमने पढ़ा तब हमने देखा था कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। All human beings have 23 pair of chromosomes in the nuclei of their cells. ठीक है, ह्यूमन की बॉडी के जो सेल होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम की पेयर होती है। 1 पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम्स। 1 पेयर का मतलब क्या होता है, 2 क्रोमोसोम्स। ऐसे 23 पेयर होगी मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारी मतलब कि ह्यूमन की जो बॉडी के सेल होते हैं ना वो सेल के जो न्यूक्लियस होंगे उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। 46 को 2-2 की पेयर में बनाओ तो 23 पेयर होंगे क्रोमोसोम्स के। क्लियर? ठीक है, नाउ 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दिस आर द सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड X एंड Y। ठीक है, जो 23 पेयर होती है ना उसमें से कोई एक पेयर होती है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 सारी की सारी पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होती। ठीक है, 23 जो पेयर होती है ना उसमें से एक पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम की होती है और जिसे बोलते हैं X एंड Y। एक पेयर मतलब कि 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम मतलब एक X क्रोमोसोम एंड एक Y क्रोमोसोम। आया समझ में? ठीक है, कितनी पेयर होती है टोटल? 23 पेयर। पेयर मतलब क्या होता है, 2 क्रोमोसोम्स। पेयर का मतलब क्या होता है, 2 क्रोमोसोम। ऐसे 23 में से ओनली 1 पेयर क्या होती है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब 1 पेयर मतलब कि 2 क्रोमोसोम। 1 पेयर मतलब कितने होते हैं, 2 क्रोमोसोम। उसमें से एक X होगा और दूसरा क्या होगा, Y होगा। क्लियर? ठीक है, ना a female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosome. फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ना उसमें दोनों XX होते हैं, जबकि मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक X और एक Y होता है। आया समझ में? ठीक है, फीमेल में भी एक पेयर होगी सेक्स क्रोमोसोम की और
और मेल में भी एक ही पेयर होगी सेक्स क्रोमोसोम की। बट जो फीमेल की जो सेक्स क्रोमोसोम की एक पेयर होती है ना, उसमें दोनों एक्स होती है, जबकि मेल में एक एक्स और एक वाई होता है। क्लियर? ठीक है। नाउ द गेमेट्स दैट इज एग एंड स्पर्म हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। फीमेल का जो ओवा मतलब कि जो एग होता है और मेल का जो स्पर्म होता है ना, उनके अंदर सिर्फ एक एक पेयर होती है क्रोमोसोम्स की, जिसे सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है। ओवा में एक होगी और स्पर्म में भी एक होगी, जिसे सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। दोनों में एक एक पेयर होती है। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज वन एक्स क्रोमोसोम बट स्पर्म आर ऑफ टू काइंड्स। वन काइंड हैज एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज अ वाई क्रोमोसोम। ठीक है। एक मतलब कि फीमेल का जो ओवा होता है ना, उसमें सारे क्रोमोसोम एक्स एक्स टाइप के होते हैं, जबकि मेल में एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ठीक है। फीमेल के दोनों क्या होंगे? एक्स एक्स, जबकि मेल का एक एक्स और एक वाई होता है। फीमेल के दोनों एक्स एक्स, जबकि मेल का एक एक्स और एक वाई होता है। ठीक है। नाउ सी फिगर 10.4, ये नीचे वाली फिगर आपको जो दी है ये वाली, वो देखो। ठीक है। When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have two X chromosomes and develop into a female child. ठीक है। जब X के साथ X मिलेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? XX, तो होगा फीमेल चाइल्ड मतलब कि बेबी गर्ल। X के साथ जब X मिलेगा तो क्या होगा? दोनों XX होंगे तो फीमेल मतलब कि होगा बेबी गर्ल। और जब X के साथ Y मिलता है तो बनेगा XY, जो होगा मेल मतलब कि बेबी बॉय। आया समझ में? ठीक है। फीमेल का दोनों XX होता है और मेल का दोनों क्या होता है? एक X और एक Y। ठीक है। जब फीमेल के X के साथ मेल का X कंटेन होगा तो फीमेल मतलब कि बेबी गर्ल बनेगा। ठीक है। और फीमेल के X के साथ अगर मेल का Y आया तो बनेगा XY, तो होगा बेबी बॉय। ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि गर्ल है या बॉय वो फादर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? फादर पे, क्योंकि एक्स और वाई तो फादर का होता है ना, मदर का तो एक्स और एक्स ही होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मदर का तो एक्स और एक्स ही होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फादर में एक्स वाई अलग अलग होते हैं, तो अगर फादर का एक्स आया तो बेबी गर्ल होगा और फादर का वाई आया तो बेबी बॉय होगा। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चा जो होता है वो गर्ल है या बॉय वो फादर पे डिपेंड करता है। क्लियर? नाउ and develop into a female child if the sperm contribute a Y chromosome। अगर स्पर्म में से मतलब कि मेल में से Y क्रोमोसोम आया to the egg at fertilization, the zygote would develop into a male child मतलब कि बेबी बॉय होगा। ठीक है। यहाँ पे देखो फीमेल का तो दोनों एक्स एक्स ही होता है। ठीक है। अगर फादर का एक्स आया तो गर्ल आएगा और फादर का वाई आया तो बॉय बनेगा और फादर का एक्स आया तो गर्ल बनेगी। ठीक है। मदर का तो दोनों एक्स एक्स होता है फीमेल का तो। ठीक है। अगर फादर का वाई आया तो बॉय और फादर का एक्स आया तो गर्ल। क्लियर? ठीक है। गर्ल आया तो दोनों एक्स एक्स हो जाएंगे ना, एक्स आया तो, और वाई आया तो एक्स वाई हो जाएगा तो बॉय। क्लियर? ठीक है। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। ठीक है। तो फादर के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर से बेबी का सेक्स पता चलता है कि वो फीमेल है या मेल। द बिलीव दैट द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। क्लियर? इसीलिए गांव में कई बार ऐसा बोलते हैं मदर को ब्लेम किया जाता है कि तू तो बच्ची ही देती है, तेरे से तो तू तो बेटी ही देती है, तेरे से बेटा हो ही नहीं सकता। ये मदर को ब्लेम करना गलत बात है, क्योंकि ये फादर की वजह से होता है, मदर की वजह से कुछ नहीं होता। क्लियर? ना हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स, हमारी बॉडी में ये सेक्स हार्मोन की जगह पे सेक्स हार्मोन तो होते हैं, उसके अलावा के बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल दोनों में, जो कि दोनों में कॉमन होंगे। सेक्स हार्मोन्स के अलावा के जो हार्मोन्स होते हैं ना वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होंगे। ठीक है। सेक्स हार्मोन मतलब कि जिससे रिप्रोडक्शन हो सकता है, उसके अलावा के भी बहुत सारे हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं।
ठीक है, जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होंगे, सिर्फ सेक्स हॉर्मोन्स में अलग अलग होंगे, बाकी सारे हॉर्मोन्स मेल और फीमेल में सेम होंगे। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन के लिए जो सेक्स हॉर्मोन थे उसके अलावा के कितने सारे हॉर्मोन्स ह्यूमन की बॉडी में होते हैं वो अब हम देखेंगे, हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है, लुक एट फिगर 10.3 अगेन। फिगर नंबर 10.3 क्या है, ये वाले। ठीक है, again the hormones secreted by the pituitary stimulate testes and ovaries to produce their hormones। यहाँ हमने क्या देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हॉर्मोन्स आते हैं वो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज को स्टिम्युलेट करते हैं ताकि वो अपने सेक्स हॉर्मोन को सिक्रेट करे। ठीक है, नाउ यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी एक एंडोक्राइन सिस्टम का ही एक ग्लैंड है, वो ब्रेन के साथ अटैच होता है। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड, पेनक्रियास एंड एड्रेनल्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरीज के अलावा की भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जिसका नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड जो गले में होगी, पेनक्रियास को जो पेट में बीच में होगी, एंड एड्रेनाल की जो यहाँ पे नीचे होगा। ठीक है, ये अलग अलग ग्लैंड्स होती है, सॉरी एड्रेनाल ग्लैंड भी यहाँ पे ही होगा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड गले में होगा, एड्रेनाल और पेनक्रियास वो दोनों ग्लैंड यहाँ पे बाजू बाजू में होगी। ठीक है, स्टमक में। नाउ Bujo and Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat। ठीक है, बुजो और पहली एक बार अपनी आंट को मिलने गए कि वो डॉक्टर थे, तो वहां पे वो हॉस्पिटल में अपनी आंट से मिलने गए, तो वहां पे एक पेशेंट था काका नाम का। ठीक है, तो उन लोगों ने देखा कि उनका थ्रोट बहुत ऐसे बल्जिंग था, बहुत बड़ा था। ठीक है, वो क्या होता है, देयर आंट हैड टोल्ड देम दैट काका वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटर। गड़ा ऐसे उसका जो थ्रोट था वो एकदम फूल के बाहर ऐसे आ गया था, जिसे बोलते हैं गोइटर। वो डिसीज का नाम क्या है, गोइटर नाम है उस डिसीज का। ठीक है, अ डिसीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड जो गले में होती है उसका एक डिसीज है जिसकी वजह से गला फूल जाता है। ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड का एक डिसीज है जिसका नाम है गोइटर। काकास थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन। ठीक है, हमारे गले में यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड होती है, अगर वो जो थायराइड ग्लैंड होती है ना उसमें से जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसका नाम है थायरोक्सिन, याद रखना। ठीक है, गले में थ्रोट में जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका हार्मोन जो सिक्रेट होता है वो है थायरोक्सिन। अगर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करना बंद कर दे तो गला फूल जाएगा और गोइटर नाम का डिसीज होगा। इसीलिए रेगुलरली थायराइड ग्लैंड में से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेट होना जरूरी है। ठीक है, अगर थायराइड ग्लैंड में से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट नहीं हुआ तो थायराइड ग्लैंड फूलती जाएगी, जिसकी वजह से थ्रोट फूलता जाएगा और उस डिसीज को बोलेंगे गोइटर। आया समझ में? ठीक है, नाउ their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities। अब उसकी आंटी ने बोला कि तुम्हारे जो अंकल है वो डायबिटीज के पेशेंट है। अभी तो हमने नॉर्मली सुना ही होगा, सबके घर में एक दो डायबिटीज के पेशेंट तो होंगे ही। ठीक है, तो वो डायबिटीज किसकी वजह से होता है, हमारे स्टमक में जो पेनक्रियास की ग्लैंड होती है ना उसमें से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है। अगर वो पेनक्रियास इंसुलिन सिक्रेट करना बंद कर दे तो डायबिटीज होती है। डायबिटीज मतलब कि बॉडी में शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और लो डायबिटीज मतलब कि लो शुगर, मतलब कि इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट होना। अगर पेनक्रियास में से इंसुलिन कम सिक्रेट हुआ तो बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, अगर पेनक्रियास में से इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट हुआ, जितना बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा सिक्रेट हुआ ना, तो बॉडी में शुगर कम हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो क्या बोला कि तुम्हारे अंकल को डायबिटीज है क्योंकि उनकी बॉडी में जो पेनक्रियास ग्लैंड होती है उसमें से इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो रहा है, इसलिए इंसुलिन सिक्रेट नहीं हुआ तो शुगर लेवल बढ़ गया, जिसे बोलते हैं डायबिटीज। बुजो एंड पहली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रेनाल ग्लैंड्स।
कौन कौन सी एड्रेनल ग्लैंड्स होती है वो पूछ रहे थे। विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ हर क्लिनिक। उन्होंने देखा कि क्लिनिक में एक चार्ट था, उसमें एक एड्रेनल ग्लैंड भी बताई थी, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। ठीक है, नाउ the aunt told them that adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood। एड्रेनल ग्लैंड की जो पेंक्रियास के बाजू में ही यहाँ पे होती है। ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये जो येलो कलर का बड़ा सा है वो पेंक्रियास है, और यहाँ पे छोटा छोटा 2 येलो दिया है वो है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, ये एड्रेनल ग्लैंड में से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसकी वजह से हमारे ब्लड में सोल्ट बैलेंस में रहता है। ठीक है, हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि नमक कम खाना चाहिए। अगर जैसे हम नमक ज्यादा खाते जाएंगे ना, वैसे हमारी एड्रेनल ग्लैंड में से हार्मोन कम निकलेगा। हार्मोन कम निकलेगा तो हमारी ब्लड में सोल्ट का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, सोल्ट लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड में से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो हमारे ब्लड में सोल्ट लेवल को मेंटेन करता है। ब्लड में सोल्ट का क्वांटिटी ज्यादा ना हो या तो कम ना हो, उसके लेवल को बैलेंस करने का काम जो हार्मोन करता है वो कहाँ से आता है, एड्रेनल ग्लैंड में से, और उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनलिन। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्ब्रेस्ड और वरीड। एड्रेनलिन ग्लैंड, एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है उसका दूसरा काम क्या है, हमारे माइंड का स्ट्रेस कंट्रोल करना। कई बार हम एकदम गुस्से में होते हैं या तो बहुत चिंता में आ जाते हैं, या तो हमें टेंशन आ जाता है कि ये कैसे होगा, हाय। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा जो स्ट्रेस होता है उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एड्रेनलिन, जो कि एड्रेनल ग्लैंड में से सीक्रेट होता है। ठीक है, थायराइड एंड एड्रेनल्स सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड में से थायरोक्सिन, एड्रेनल ग्लैंड में से एड्रेनलिन, पेंक्रियास में से इंसुलिन कब सीक्रेट होता है, जब माइंड में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अपना हार्मोन रिलीज करके बाकी सारी ग्लैंड को जब मैसेज देती है ना, तब उस ग्लैंड्स में से हार्मोन बाहर निकलते हैं, तब तक नहीं निकलते। ठीक है, तो पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। पिट्यूटरी ग्लैंड में से और एक टाइप का हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसी की हाइट बढ़ना, किसी की हाइट कम होना, ज्यादा मोटा होना, पतला होना, वो किसकी वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। वो कहाँ से आते हैं, माइंड की पिट्यूटरी ग्लैंड में से। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है, उसकी वजह से हमारी बॉडी की हाइट कम होना, ज्यादा होना, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गए हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, फिर है रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। ठीक है, इंसेक्ट और फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री, उनकी लाइफ कैसे हार्मोन्स की वजह से कंट्रोल होती है वो हम देखेंगे। टॉपिक 10.8 रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स, वो देखेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड द फ्रॉग। आगे हमने चैप्टर में देखा था ना कि फ्रॉग कैसे लार्वा में से धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था सिल्क मोथ का। ठीक है, एक बटरफ्लाई जैसा होता है, उसमें से कीड़ा बनता है। ठीक है, ये हमने आगे के चैप्टर में देखा है। द कैटरपिलर हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मोथ। कैटरपिलर मतलब कि जो ईयर होती है वो मोथ, पूरी ईयर कब बनती है, तो कि बहुत स्टेजेस में से पहले बटरफ्लाई होता है, उसमें से वो बनता है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। वहां पे हमने देखा था कि पूरा सिल्क मोथ कैसे बनता है। सिमिलरली द टेडपोल पासिस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। फ्रॉग का भी हमने देखा था, लार्वा में से टेडपोल में से बड़ा टेडपोल, फिर उसमें से फ्रॉग बनता है। These changes from larva to adult is called metamorphosis। लार्वा में से एडल्ट बनने के ये जो बीच में चेंजेस आते हैं वो उसे क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स।
ठीक है। इंसेक्ट में ऐसे मेटामॉर्फोसिस मतलब कि पूरे बटरफ्लाई में से पूरा सिल्क मोथ बनना, लार्वा में से फ्रॉग बनना, ये सारे जो मेटामॉर्फोसिस स्टेजेस होते हैं वो इंसेक्ट में किसकी वजह से कंट्रोल होते हैं? इंसेक्ट हॉर्मोन्स की वजह से, ठीक है। In a frog, it is controlled by thyroxine, the hormone produced by thyroid. फ्रॉग में भी गले में थायराइड ग्लैंड होती है, उसमें से जो थायरोक्सिन हार्मोन, जिसे मैंने अभी समझाया कि ह्यूमन में अगर थायरोक्सिन प्रोड्यूस ना हो तो गोइटर होता है, वैसे ही फ्रॉग में भी थायराइड ग्लैंड में से थायरोक्सिन निकलता है। ये थायरोक्सिन की वजह से वो लार्वा में से टेडपोल और टेडपोल में से फ्रॉग बनता है। क्लियर? नाउ थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। ठीक है, अगर फ्रॉग को लार्वा में से टेडपोल और टेडपोल में से फ्रॉग बनना है तो उसकी भी गले में जो थायराइड ग्लैंड है उसमें से थायरोक्सिन निकलना चाहिए, और थायरोक्सिन है वो वाटर में कितना आयोडीन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। Now, if the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults. ठीक है, जिसमें ये टेडपोल जो पानी में है वो पानी में अगर आयोडीन नहीं होगा तो वो टेडपोल बड़े होके फ्रॉग नहीं बन सकते, क्योंकि आयोडीन की वजह से ही थायरोक्सिन बनता है। अगर वो थायरोक्सिन नहीं बना तो वो रिलीज भी नहीं होगा और टेडपोल बड़ा होके फ्रॉग नहीं बन पाएगा। हमारा भी आपने सुना होगा कि हमें जो सोल्ट खाते हैं वो आयोडीन वाला होना चाहिए, हम जो सोल्ट खाते हैं वो आयोडीन वाला होना चाहिए। उसी आयोडीन की वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन बनता है और उसी वजह से हमारी बॉडी कंट्रोल में रहती है। आपने देखा होगा कि कई बार आपने सुना होगा कि उसे थायराइड है, किसी को आपने सुना होगा कि थायराइड नाम का डिसीज है उसे। जिसको थायराइड होता है ना, दो टाइप के होते हैं, किसी को थायराइड की वजह से मोटे होते जाते हैं और कोई थायराइड की वजह से एकदम पतले होते जाते हैं। ठीक है, तो ये थायराइड गले में होता है और जो किससे होता है? आयोडीन की वजह से। अगर आयोडीन नमक में बढ़ गया तो ज्यादा थायरोक्सिन निकलने लगेगा और बॉडी फेट हो जाएगी। ठीक है, और अगर नमक में आयोडीन कम मिला तो थायरोक्सिन कम रिलीज होगा, जिसकी वजह से बॉडी पतली होती जाएगी। ठीक है, तो हमारे नमक में भी आयोडीन की मात्रा, आयोडीन का बैलेंस एक लेवल होना चाहिए। ज्यादा या कम होगा तो वो थायराइड पे, थायरोक्सिन हार्मोन पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। तो आज हम ये टॉपिक 10.8 तक रखते हैं। टॉपिक है 10.9 रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं।